Welcome back to the second part of our revision lecture, that is of lesson 1. Now this we already had done in the revision part, that is Battle of Plassey, and one video also animated movie was sent to you. So as we move ahead, we will see now Battle of Buxar in Plassey form, that is in short form. Britishers made Mir Zafar Nawab of Bengal, that we already know, and tried to extract wealth from him. मतलब कि जब मीर ज़फ़र को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया तो ब्रिटिशर ने उससे बहुत सारे पैसे निकलवाने की खूब कोशिश की. एंड ग्रीड फॉर मोर पावर, दस ईस्ट इंडिया कंपनी डीथ्रोन मीर ज़फ़र. अब मीर ज़फ़र को डीथ्रोन कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो मीर कासिम अब बना नया नवाब. तो मीर ज़फ़र की जगह पे बना मीर कासिम. बट मीर कासिम तो और ज़्यादा एम्बिशियस था, तो ब्रिटिशर ने उसे निकाल के फिर से बनाया नवाब मीर ज़फ़र को. मीर कासिम टू टेक रिवेंज ही टुक हेल्प ऑफ नवाब ऑफ अवध, शाह आलम वो भी अवध में थे. तो तीनों ने मिलके यूनाइटेडली दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. सो हु आर दिस थ्री पार्टीज? दैट इज़ मीर कासिम, देन ही टुक द हेल्प ऑफ नवाब ऑफ अवध, और थर्ड है शाह आलम. अब ये तीनों ने मिलके वॉर की, फिर भी जीता कौन? नेचुरली बैटल ऑफ बक्सर जो हुई, इसमें यूनाइटेड आर्मी का इट लॉस द वॉर, दैट इज द थ्री पावर्स लॉस द वॉर, और जीत हुई ब्रिटिशर की. कंपनी दस गॉट दीवानी राइट. मतलब दीवानी राइट मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्स इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. अब कंपनी का रूल एक्सपांड होता गया और ब्रिटिशर ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773. अब एज पर दिस एक्ट जो बंगाल का गवर्नर था वो बना गवर्नर जनरल, और कंपनी की सारी एक्टिविटीज, रूल्स, रेगुलेशन वर अंडर हिज कंट्रोल. दैट इज अंडर हुज कंट्रोल? दिस गवर्नर जनरल. और ये गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर बना गवर्नर जनरल, जिसको बहुत सारे राइट्स दिए गए. पूरी कंपनी की सारी, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ उसके कंट्रोल के अंदर. मुंबई और मद्रास के गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो भी उसके कंट्रोल के अंदर आ गए. अब फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना इंडिया का? वॉरेन हेस्टिंग. यू विल हैव टू लर्न दिस नेम्स इन ऑर्डर वन आफ्टर द अदर, हु केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल. तो सबसे पहले नाम था वॉरेन हेस्टिंग. अब उसके टाइम पे दो वॉर हुई. वन वॉज मराठा वॉर, अदर वॉज मैसूर वॉर विथ हैदर अली. आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग हु केम एज गवर्नर जनरल? सो सेकेंड लर्न इट, कॉर्नवालिस. एट द टाइम ऑफ दिस कॉर्नवालिस वन मोर वॉर टुक प्लेस known as थर्ड मैसूर वॉर with टिपू सुल्तान. टिपू सुल्तान फेमस एज टाइगर ऑफ मैसूर. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला कि टिपू सुल्तान के अगेंस्ट फाइट करना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो उन्होंने दो पार्टियों को अपनी ओर कर लिया, दैट इज़ मराठास एंड निज़ाम. तो तीनों ने, ब्रिटिशर, मराठास, निज़ाम, तीनों ने मिलके टिपू सुल्तान को डिफीट करना चाहा. फाइनली टिपू सुल्तान को ये एग्रीमेंट साइन करनी पड़ी. सो यू कैन सी ओवर हियर द ग्रेट टिपू सुल्तान एंड गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स. अब आफ्टर कॉर्नवालिस नया गवर्नर जनरल आए सर जॉन शोर. अब सर जॉन शोर बहुत ही ज़िद्दी थे, रिजिड थे, उनकी पॉलिसीज रिजिड थी. रिजिड मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड पीपल कुड नॉट फेस इट, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. तो और ये ज़िद्दी भी काफ़ी थे. तो उनकी जो पॉलिसीज थी सर जॉन शोर की इंडियंस के लिए, उससे लोग उसके दुश्मन बनने लगे. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था वो डाउन होने लगा. मराठा स्ट्रॉन्गर होते गए एक साइड. अब सर जॉन शोर को वापस बुला लिया, उनकी जगह पे भेजा वेलेस्ली को एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अब वेलेस्ली वॉज वेरी स्मार्ट. ही इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. अब ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम मतलब व्हाट? कि काफ़ी सारी स्टेट्स ने उससे फ़ायदा समझ के एक्सेप्ट किया, लाइक मैसूर, अवध एट्सेट्रा.
बाद में पता चला इन सब राजाओं को कि ये तो स्वीट पॉइजन है, मतलब एक ऐसा पॉइजन जो धीरे धीरे उनको मार रहा था, जो स्लोली ग्रेजुअली उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन अब एसएएस तो साइन कर लिया उन्होंने। सॉरी, सो लेट्स सी नाउ। दिस स्टेट्स विल बी प्रोवाइडेड कंपनीज ट्रेंड आर्मी। अब जो भी ये एसएएस साइन करेगा, राइट, जो भी ये एसएएस साइन करेगा उसे क्या मिलेगा? दिस, सॉरी, एसएस। तो ये एसएस में ये रूल्स थे, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट था कि कंपनी अपनी आर्मी उनको देगी, उनकी खुद की आर्मी वो यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक ब्रिटिशर का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उनके कोर्ट में, दरबार में या स्टेट असेंबली। बाकी कोई भी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं रख सकते, इट शुड बी ओनली अ ब्रिटिशर। फोर्थ, नो साइनिंग ऑफ ट्रीटी बाय स्टेट विदाउट कंपनीज परमिशन। बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लिश गवर्नमेंट को पूछे ये स्टेट्स कभी भी कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, लाइक मेकिंग अ वॉर और पीस करना किसी स्टेट के साथ या ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना, ये वो नहीं कर सकते थे, कंपनी की परमिशन चाहिए थी, राइट। और फिफ्थ, स्टेट एक्सेप्टिंग एसएएस, दैट इज सब्सिडी अलायंस सिस्टम, विल हैव टू प्रोवाइड व्हाट फॉर द आर्मी। अब ये आर्मी किसकी थी? ब्रिटिशर की, ट्रेंड आर्मी, कंपनीज ट्रेंड आर्मी। तो इस आर्मी की सैलरी, खाना पीना, रहना सब कौन प्रोवाइड करेगा? मैसूर, अवध, जिन्होंने ये एसएएस को एक्सेप्ट किया था, राइट। नाउ नेक्स्ट, यू कैन सी कैसे बड़े चंगुल में फंस गए बेचारे। एंड दिस पर्सन इज लाइक ना, जैसे सर्कस में होते हैं टाइगर और सबको ट्रेन करने वाला, उनके हाथ में जो चाबुक रहती है। सो दिस मैन वेलेस्ली और ये बेचारे सारे स्वीट पॉइजन को अपना एडवांटेज मान के उन्होंने जो ऐसे साइन किया था, तो इस नेट में फंस गए, चंगुल में फंस गए। अब ये चंगुल किसका था? वेलेस्ली, राइट। सो एज वी गो अहेड, let's see once again in short. SAS, sweet poison, started by Wellesley. अब इसके थ्रू इन्होंने बहुत सारे राजा महाराजाओं के प्रोविंसेस मतलब एरियाज उन्होंने एनेक्स कर लिए, ऐड कर लिए अपने प्रॉपर्टी में, ब्रिटिश प्रॉपर्टी में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल तो बढ़ता गया और ये सब्सिडी अलायंस सिस्टम टीपू सुल्तान ने ना कह दिया, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। सो thus Mysore was attacked once again in 1799. फोर्थ मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। एंड आफ्टर वेलेस्ली केम हेस्टिंग्स एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हेस्टिंग ही डिड वॉर विथ नेपाल। उनको पता था कि नेपाल में गुरखास होते हैं, टॉल, स्ट्रॉन्ग, तो इनको हरा के हम उन गुरखास को अपनी आर्मी में ज्वाइन करेंगे। फिर उन्होंने वॉर की पिंडारास के साथ, जो इक्वली स्ट्रॉन्ग थे लाइक गुरखास, उनको वो आर्मी में ज्वाइन करवा लिया। अब ब्रिटिशर की आर्मी स्ट्रॉन्ग हो गई। दस विथ थर्ड मराठा वॉर, अब कंपनी पूरे इंडिया पे रूल करने लगी। और एक आए विलियम बेंटिक, वो थोड़े लिबरल थे। फिर आए डेलहाउसी 1848 में। डेलहाउसी वॉज अ फियर्स इम्पीरियलिस्ट। इम्पीरियलिस्ट मतलब ये मैंने पहले बताया था, इम्पीरियलिज्म इज अ सिस्टम व्हेन a strong country like England takes over the hold or control of and destroys such a country which is rich but weak like India. तो डेलहाउसी अपनी इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी लेके आए और फिर एनेक्स भी किया, बहुत सा एनेक्स मतलब ऐड, बहुत सारे रीजन्स को एक या दूसरे रीजन के अंडर अपनी प्रॉपर्टी बना ली। यू कैन सी ओवर हियर, कई बार डेलहाउसी ने वॉर करके उनको अपनी ओर ले लिया,
कई बार कहा कि भाई आपका खुद का बेटा है नहीं जो थ्रोन पे बैठेगा आपके बाद, तो अगर राजा मर जाता है, कोई बेटा ना हो उसका खुद का, तो वो प्रॉपर्टी हो जाती थी ब्रिटिशर की। तो ये डलहौजी के सारे प्लान्स, चीटिंग। फिर कई बार वो कहते कि भाई आप मैनेज नहीं कर रहे हो अपने किंगडम को, तो आपको आता ही नहीं मैनेज करना, तो आपकी प्रॉपर्टी हुई हमारी। तो बहुत सारे रीज़न के अंडर डलहौजी ने ले लिया ये सारी प्रॉपर्टीज़, लाइक कर्नाटक, टेंजौर, अवध के राजा की प्रॉपर्टी, पेगू, पंजाब, झांसी, बागत, एंड सो योर इन शॉर्ट कि इम्पीरियलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट। अब ही स्टार्टेड 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन इन मुंबई, दैट इज फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। वायरलेस सिस्टम स्टार्टेड इंडिया टू इंग्लैंड। ये सब उनके फ़ायदे के लिए था। लेटर ऑन हाँ फ़ायदा हमें हुआ आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, बट दैट टाइम दे डिड इट फॉर देयर बेनिफिट। Public Work Department introduced. He also passed some laws related to widow remarriage, ban on child marriage, मतलब ये allowed, ये not allowed, right? बैटल ऑफ प्लेसी हुई इन 100 सालों में 1757 to 1857। ब्रिटिश रूल इतने सालों में, ये 100 सालों में जो बढ़ा, मतलब कि पूरे इंडिया उनके कंट्रोल में थी 90%, बाकी थोड़ी बहुत फ्रेंच और थोड़ी बहुत पोर्टुगीज। पीपल आर नॉट हैप्पी विद देम, तो रिवोल्ट हुआ 1857 में। उसको नाम दिया गया फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होना ही था, एज यू कैन सी ओवर हियर। एक ही सिंगल रूल फॉर एवरीवन बाय द ब्रिटिशर। देन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो की उन्होंने। नेक्स्ट, इंग्लैंड में इंडस्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी इन द 18th सेंचुरी, मतलब 1700 टू 1799। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब व्हाट? नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब उसका इफेक्ट बहुत गलत हुआ हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज पे, लाइक कॉटेज इंडस्ट्री, होममेड प्रोडक्ट जो बनाते थे, उस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। अब हुआ ये, यू कैन सी ओवर हियर कि जोर शोर से काम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज लॉस में जा रही थी। ब्रिटिश रॉ मटेरियल इंडिया से ले आते चीपर रेट, वहीं पे अपनी फैक्ट्री में बनाते इंग्लैंड में, हमें वापस आके वही प्रोडक्ट बेचते। अब होता क्या, हम अगर कुछ हमारी कंट्री में कॉटेज इंडस्ट्री में या स्मॉल इंडस्ट्री में जो बनाते थे, तो वो हम 10 रुपये में बेचते। वही चीज़ वो मशीन थ्रू बना के हमें 5 रुपये में बेचने लगे। तो ये भी एक रीज़न था कि कई लोग हमारे इंडियंस ऐसे थे जिनको हमारा प्रोडक्ट महंगा लगने लगा, और उनका मशीन मेड प्रोडक्ट जो लॉट में प्रोड्यूस हो रहा था तो वो सस्ते में बेच ही सकते थे, तो उन्होंने हमें सस्ते में बेचा, तो हमारे लोग भी वो खरीदने लगे। तो हमारी इंडस्ट्रीज का लॉस हुआ है यहाँ पे ऑन अ लार्ज स्केल। यू कैन सी हैंडमेड प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया कुड नॉट compete with the machine made cheaper goods of Britishers। तो रिजल्ट क्या हुआ, हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी क्लोज डाउन, और बहुत लोगों का काम रुकने लगा। भूखे मर रहे थे लोग, काम छूट रहा था उनका, गरीबी आ गई थी। फिर गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी ले आई थी। तब ब्रिटिश हैड अ प्राइमरी इंटेंशन मतलब मेन मोटो, मेन गोल क्या था ब्रिटिश का? ऑलवेज टू मेक प्रॉफिट एंड फाइनली कॉन्कर द ह्यूज एरिया ऑफ इंडिया। उनको दो ही काम करने थे, इंडिया को अपना बनाना था, प्रॉफिट करते रहो। सो दे नीडेड मनी, खुद के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने और खुद का एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ाने। बहुत पैसे की जरूरत पड़ी उनको, तो इंडिया को बनाया टारगेट उन्होंने। देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस बहुत सारे टैक्सेस, और फार्मर्स के पास बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉस एंड रूल्स फॉलो करवा के लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, मतलब टैक्स। एंड
The British introduced this new system of collecting tax and the right to land ownership was taken away from the farmers. फार्मर्स की खुद की ज़मीन उनकी नहीं रही, अब वो हो चुकी थी ब्रिटिशर की. अब टैक्स भी कैसा लगाया? लॉट्स ऑफ चीटिंग दे डिड. ये टैक्स लैंड पे ऐसे फिक्स होता था कि इस एरिया पे नहीं कि यहाँ पे कितना ग्रो हुआ, क्योंकि कई साल ऐसे गए जहाँ पे ग्रो इतने ही मतलब बहुत कम ग्रो होता था, तो वो नहीं देखते थे भाई कम ग्रो किया तो अब टैक्स मत पे करो. एरिया कितना है, आप ग्रो करो या ना करो, बारिश हो या ना हो, एरिया के हिसाब से आपको टैक्स पे हर साल करना ही है. तो ये एक चीटिंग हुई ब्रिटिशर की. तो फार्मर्स हमारे पॉवर्टी में चले गए और ये लेके आए थे जमींदारी सिस्टम इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस. अब जमींदार का काम क्या था यहाँ पे? बस टैक्स कलेक्ट करते रहो फार्मर के पास, उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को दे दो, ब्रिटिशर को, बाकी का खुद मौज मजे उड़ाओ. सो जमींदार कलेक्टेड मोर टैक्सेस, पेड द गवर्नमेंट ओनली अ पार्ट ऑफ इट, रेस्ट ही यूज्ड टू एंजॉय लग्जरियस लाइफ. तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब बिजनेस में क्या फर्क आया? इंडिया इन एंशिएंट टाइम, पुराने सालों में, सेंचुरीज बैक, लोगों के वर्ल्ड में, जैसे हम कह सकते हैं वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन बहुत ही एनविएबल थी. मतलब यू कैन से पीपल इज टू एनवी, फील जेलस, माय गॉड व्हाट अ रिच कंट्री. मतलब सब कुछ था हमारे पास. 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल डिस्ट्रॉयड अस. हम क्या बन के रह गए? जस्ट प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू ब्रिटिशर्स, और फिर उन्हीं के फिनिश्ड प्रोडक्ट के हम मार्केट बन गए, आके हम ही को बेचते. बंगाल तो बहुत फेमस था, मसलिन, जूट एट्सेट्रा. 1708 टू 1756 बंगाल उनको यही प्रोवाइड करता रहा. अब बंगाल जो बहुत रिच था, वो उसकी जो शाइन थी मसलिन जूट की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई. एंड दिस वॉज ड्यू टू ड्यूअल पॉलिसी. ड्यूअल पॉलिसी मतलब द्विमुखी शासन. मतलब कि ब्रिटिशर का काम क्या था? टैक्स कलेक्ट करना. लोगों की वेलफेयर का काम किसे दिया गया? लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स थी अपने सोसाइटी में, तो नवाब के या राजा के पास जाते. मतलब दो रूल थे कॉमन लोगों के लिए, टैक्स ब्रिटिशर को, प्रॉब्लम राजा के पास. मतलब ब्रिटिशर के पास पावर था लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नवाब के पास सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पावर. अब इसे हम कहेंगे द्विमुखी शासन, ड्यूअल रूल, ड्यूअल पॉलिसी. अब ये अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन, अनफेयर मतलब ये गलत था, सही तो था ही नहीं. इंडियन फार्मर बनने लगा कर्जदार, दैट इज डेटर. अनफेयर टैक्सेस ऑन इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज, फ्रॉड, चीटिंग, डिसीटफुल एक्टिविटीज वर कैरिड आउट बाय ब्रिटिशर्स. इंडियन इंडस्ट्रीज वर रुइन्ड. बंगाल वीवर्स को फोर्स किया गया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कम पीरियड में, लिमिटेड टाइम में बहुत सारा वीविंग करके देना है कपड़ा, हैंड वीविंग. अब ये पॉसिबल था नहीं, तो उनको या तो मारा जाता चाबुक से, मतलब लैश, या प्रिजन. बिफोर कंपनीज अराइवल, इसके जब ब्रिटिशर नहीं थे तब यही सारे विलेजेस बहुत रिच, सेल्फ डिपेंडेंट, लेकिन बाद में डिस्ट्रॉयड, पुअर. हाँ, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा भी हुआ था. फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई टू थाने, स्टीमर सर्विस इंडिया टू इंग्लैंड, पोर्ट्स वर डेवलप मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता. लेकिन ये सब कुछ उनके फायदे के लिए उन्होंने डेवलप किया. अब लॉर्ड मैक्यूले ने सजेस्ट किया था कि हम इंग्लिश एजुकेशन ले आते हैं इंडिया में, और ये फाउंडेशन ले किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, एंड ही ब्रॉट इंग्लिश एजुकेशन इन अ कंट्री. द ब्रिटिश इम्पार्टेड वेस्टर्न एजुकेशन टू मेंटेन दियर आइडेंटिटी. उनको भी यहीं पे रहना था ब्रिटिशर को, ये उनकी सोच थी तब कि हम तो लाइफ लॉन्ग, सेंचुरीज एंड सेंचुरीज हम इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया हमारा है. तो इस वजह से, इस सोच की वजह से
वो एजुकेशन ले आए इंग्लिश में हमारे यहाँ। हाँ, थोड़ा बहुत रिलीजियस एजुकेशन वो लिमिटेड पोर्शन में अलाउ करते थे, जैसे पुरानी स्कूल्स और मद्रसास एट्सेट्रा। अब जैसे ही इंग्लिश में लिखी गई बुक्स, वहाँ के ऑथर्स और पोएट्स की लिखी गई बुक्स हमारे लोग यहाँ पे जब रीड करने लगे, तो ये थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग बदलने लगी हमारी। एंड वेस्टर्न लिटरेचर काफ़ी हम पढ़ने लगे, उनकी सोच हम समझने लगे, एंड वी रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। रिजल्ट यू कैन सी, इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर 3 कॉलेजेस स्टार्ट हुई, कैलकाटा, चेन्नई, मुंबई में। You can also see engineering college at Roorkee was started that time by Britishers. Charles Wood. Public education department was established as Charles Wood suggested that priority, that is importance, should be given to primary education. तो प्राइमरी एजुकेशन को चार्ल्स वुड ने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया। और सोशल इम्पैक्ट ये हुआ कि न्यूज़पेपर की वजह से लोगों में फ्रीडम उनको मिलने लगी ऑफ स्पीच एंड थॉट, मतलब वो भी अपनी सोच लिखने लगे, प्रेजेंट करने लगे न्यूज़पेपर में। इवन कस्टम्स उस समय इंडिया में थे, स्टॉलवॉट्स, दैट इज़ ग्रेट लीडर्स लाइक राजा राममोहन रॉय एंड अदर्स, प्लस ब्रिटिश के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ लॉ पास किए गए और ये काफ़ी इविल कस्टम हमारी कंट्री से बाहर हो गए। फिर सारे ऑफिशियल वर्क जो यहाँ पे ब्रिटिशर संभाल रहे थे, नेचुरली वो उनके आने के पहले जो छोटा मोटा जो गवर्नमेंट का काम था वो शायद हिंदी में था, बहुत कम इंग्लिश में होता था। लेकिन ब्रिटिशर अपने स्वार्थ के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंग्लिसाइज्ड कर दिया, मतलब इंग्लिश में सारा काम होने लगा ऑफिस में। तो इसके लिए इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों की, इंग्लिश की जानकारी वाले लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी। इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी बनाया इंडिया में, ताकि हमारे लोग उनके यहाँ कम सैलरी में काम कर सकें। ड्यू टू लॉर्ड मैक्यूलेस हार्ड वर्क एंड सजेशन ऑफ चार्ल्स वुड, हमने देखा आगे मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई और न्यू क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इमर्ज। हमारे यहाँ एक नया ग्रुप खड़ा हुआ पढ़े लिखे लोगों का, इंग्लिश एजुकेटेड लोगों का, और उन्होंने डिमांड किया कि सोसाइटी में अच्छाई होनी चाहिए, इविल कस्टम्स को बैन करो। एंड कंक्लूजन, एज यू कैन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया अट्रैक्टेड एंड allured by the prosperity and trade opportunity. अब ब्रिटिशर ऐसे तो आए ही नहीं थे इंडिया में, वो अट्रैक्ट हुए थे हमारे रिचनेस से और फिर ट्रेड के लिए आए। कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टन गुड्स एंड बैड रिजल्ट इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल एंड कल्चरल फील्ड। तो हर एक फील्ड में इंडिया में कुछ अच्छा भी हुआ उनकी वजह से, लेकिन काफ़ी बुरा भी हुआ था। कंपनी एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंग्लैंड रिच बट बाय डिस्ट्रॉइंग इंडिया, एंड द रिफॉर्म्स, मतलब जो चेंजेस वो लेके आए थे एडमिनिस्ट्रेशन में खुद के एडवांटेज के लिए, इनडायरेक्टली आज हम देख रहे हैं कि वो हमारे लिए एडवांटेजेस बना, लाइक रेलवे एंड मैनी अदर थिंग्स। सो वन शॉर्ट movie over here, and with that we will end our today's revision lecture of this lesson 1 SS, and thank you once again for your great support. Please keep on studying hard, work hard, put in your 100% effort, I would say. So here goes the movie.
Thank you so much once again, and we meet very soon with some of your new chapters again. Thank you so much. Take care.